नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए खास करके एसएससी जीडी और दोस्तों एमटीएस वालों के लिए 100 क्वेश्चन दोस्तों आज से स्टार्टिंग है दोस्तों। देखिए एमटीएस का दोस्तों एग्जाम होने वाला है 30 सितंबर से दोस्तों, ठीक है। इसका जो एग्जाम है एमटीएस का दोस्तों नवंबर तक एग्जाम चलने वाला है दोस्तों, ठीक है। उससे पहले दोस्तों 30 सितंबर से पहले दोस्तों मैं 29 सितंबर तक दोस्तों मैं आपके लिए एक जबरदस्त जीके जीएस का सीरीज लेकर आया हूं। खास करके डेली दोस्तों हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे खास करके एसएससी जीडी और एमटीएस वालों के लिए, ठीक है। करीब दोस्तों आपके यानी 29 सितंबर तक दोस्तों हम लोग करीब टोटल 2000 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में दोस्तों बने रहिएगा अंत तक दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जबरदस्त तरीके से इसको फैला दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल से। देखिए दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा ये अनुच्छेद दोस्तों 148 से लेकर 151 तक किया गया। याद रखिएगा दोस्तों कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको दोस्तों इंग्लिश में कैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैग, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? CAG की अगर बात करते हैं दोस्तों, कैग का जो फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोस्तों, कैग का फुल फॉर्म होता है। इसका जो उल्लेख किया गया खास करके अनुच्छेद 148 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 151 तक किया गया है। वर्तमान में कैग कौन है दोस्तों? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। सेकंड नंबर सवाल है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है दोस्तों? तो कोबाल्ट होता है। याद रखिएगा विटामिन B12 में क्या होता है दोस्तों? कोबाल्ट। याद रखिएगा दोस्तों अगर बात करते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है तो याद रखिए दोस्तों साइनोकोबालामीन, ठीक है। साइनोकोबालामीन दोस्तों ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कोबाल्ट होता है दोस्तों। कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? CO होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? निष्क्रिय गैस यानी वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है दोस्तों? कौन सी निष्क्रिय गैस होती है? वो दोस्तों आर्गन होता है, ठीक है। यानी कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है दोस्तों? तो होता है दोस्तों आर्गन। अगर बात करते हैं कि आर्गन का संकेत दोस्तों AR होता है, इसका परमाणु संख्या दोस्तों 18 होता है। याद रखिएगा। अच्छा निष्क्रिय गैस खोज किसने किया था दोस्तों? इसका जो खोज किया था निष्क्रिय गैस का, ठीक है, खोज किसने किया था? इसका जो खोज किया था दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है रैमजे ने किया था। किसने किया था? रैमजे, ठीक है। रैमजे ने दोस्तों निष्क्रिय गैस खोज किया था। वर्तमान में निष्क्रिय गैस कितने हैं? तो वर्तमान में दोस्तों निष्क्रिय गैसों की संख्या जो है दोस्तों 6 है। कितनी है? 6 निष्क्रिय गैस है। कौन कौन सा? सबसे पहला है दोस्तों हीलियम, ठीक है। दूसरा दोस्तों नियॉन, हीलियम नियॉन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? आर्गन, AR से आर्गन दोस्तों। अगर तीसरा चौथा की बात करते हैं हीलियम नियॉन आर्गन, KR से दोस्तों क्रिप्टन, ठीक है दोस्तों। RN से दोस्तों रेडॉन और दोस्तों XE से जेनॉन, ठीक है। याद रखिएगा XE से दोस्तों क्या हो जाएगा? जेनॉन, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों कि निष्क्रिय गैस कितने हैं? 6 है। कौन कौन सा? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन जेनॉन, ठीक है। बात करेंगे कि निष्क्रिय गैस खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था दोस्तों। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक सवाल बनता है दोस्तों कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है? वो तो आर्गन है ही। यहाँ सवाल पूछेगा कि वायुमंडल में कौन सा सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन दोस्तों 21%, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% पाया जाता है दोस्तों वायुमंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्गन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर कि किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है दोस्तों? तो क्लोरीन की कमी के कारण। याद रखिएगा क्लोरीन की कमी के कारण दोस्तों, क्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है, ठीक है। क्लोरीन का संकेत दोस्तों Cl होता है। परमाणु संख्या दोस्तों 17 होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि क्लोरीन की कमी के कारण दोस्तों क्या होता है? दांतों का क्षरण होने लगता है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 5 नंबर सवाल है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो टोटल दोस्तों हम इसमें 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जबरदस्त तरीके से। इसका पीडीएफ दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ पाना है, ठीक है, इसका अगर पीडीएफ आपको पाना है दोस्तों तो गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर दोस्तों, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों। आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम पे, ठीक है। और वहां से दोस्तों आपको पीडीएफ ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल दोस्तों की निकट दृष्टि, ये तो देख लिए दोस्तों। अगला है 6 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1942 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों। अगर बात करते हैं
कि 24 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? यूएनओ। यूएनओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूएनओ का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगर बात करते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे दोस्तों? तो न्यूयॉर्क दोस्तों हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, हडसन नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क जो दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क। अगर बात करते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों कितना देश शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें जो देश शामिल है दोस्तों, कितना देश शामिल है दोस्तों? 193 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 193 है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों जब द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है दोस्तों, 6 साल तक लड़ा गया था दोस्तों। दूसरा विश्व जो लड़ा गया था वो 6 साल तक लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें टोटल 61 देश भाग लिया था दोस्तों, जिसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, यानी कि देश में शांति बनाए रखने के लिए दोस्तों खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 193 देश शामिल दोस्तों। 193 जो देश शामिल हुआ था, 193 जो देश शामिल हुआ था दोस्तों वो कौन था? वो था दोस्तों दक्षिणी सूडान। कौन था? दक्षिणी। ठीक है दोस्तों, 193 जो देश शामिल हुआ था दक्षिणी सूडान है दोस्तों। इसका जो राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी है वो दोस्तों जुआ है। क्या है? जुआ जो है इसकी राजधानी है दोस्तों दक्षिणी सूडान का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों 8 नंबर सवाल। देखिए, ठीक है, देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी दोस्तों? ये बनाया गया था दोस्तों दामोदर नदी पर बनाया गया था। ठीक है, यानी भारत के जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था वो दामोदर नदी बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल है कि भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है दोस्तों? तो वो दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र। देखिए दोस्तों, तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये मेन रूप से कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र दोस्तों ये भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 10 नंबर सवाल है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, एलोरा का मंदिर दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलोरा दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं, एलोरा और अजंता की जो गुफाएं दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 11 नंबर सवाल है कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य दोस्तों अलग करता है? वो दोस्तों जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो दोस्तों क्या करता है? यूरोप और अफ्रीका को दोस्तों अलग करता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप दोस्तों और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य दोस्तों यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है? 12 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है दोस्तों? यानी कि म्यांमार के साथ कौन कौन से दोस्तों भारत के राज्य सीमा साझा करता है? सबसे पहला दोस्तों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ये जो 4 राज्य हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, तो दोस्तों ने पी ताओ। ठीक है, ने पी ताओ दोस्तों ये क्या है? म्यांमार की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, म्यांमार को दोस्तों बर्मा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बर्मा पहले, ठीक है, याद रखिएगा, म्यांमार को पहले क्या कहा जाता है? बर्मा। ठीक है, तो म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम दोस्तों, मणिपुर, नागालैंड और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपी ताओ। अगला 13 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया दोस्तों? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख
किया गया दोस्तों। अच्छा, ग्राम पंचायत में दोस्तों मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत में दोस्तों मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 14 नंबर सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के तहत रीट जारी किया जा सकता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है? ठीक है, रीट दोस्तों। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा यहाँ पे? रीट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सबसे पहला क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, परमादेश दोस्तों, ठीक है, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, यानी कि 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है दोस्तों। किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है। कौन कौन सा है? सबसे पहले नाम याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पेक्षा और प्रतिषेध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? ये 5 फरवरी दोस्तों 1922 में हुआ था, जिसमें गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था, जिसे दोस्तों टोटल 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना में, चौरी चौरी घटना में दोस्तों 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। डेट याद रखना है दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, 16 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, हरिपुरा दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, हरिपुरा दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी किया था दोस्तों। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था ये दोस्तों 23 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। इसलिए दोस्तों 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पराक्रम दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था दोस्तों कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, 17 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था दोस्तों? ठीक है, ये दोस्तों आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने दोस्तों एक नारा दिया था कि भारत दोस्तों भारतीयों के लिए है। ये किसने दिया था? आर्य समाज। आर्य समाज का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, ये 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 को दोस्तों 1975 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद दोस्तों सरस्वती, याद रखिएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो 1975 में दोस्तों, सॉरी 1875 दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे? 1875 होगा। ठीक है, 1875 को दोस्तों, ठीक है, 1875 को स्थापना हुआ दोस्तों आर्य समाज का, जिसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा कि 1857 के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 19 नंबर सवाल है कि चंगेज खान किसके शासनकाल में दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान दोस्तों, याद रखिएगा कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? तो दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला है 20 नंबर सवाल है कि किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए दोस्तों? ठीक है, किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए दोस्तों? ये कौटिल्य ने कहा था। किसने कहा था? कौटिल्य। कौटिल्य के पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र दोस्तों कौटिल्य के पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 21 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 11 है। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अच्छा, मौलिक कर्तव्य का दोस्तों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भाग दोस्तों 4A में किया गया। सबसे पहले याद रखिएगा, भाग 4A में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्य का। अगर पूछेगा अनुच्छेद दोस्तों, तो अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद आर्टिकल, ठीक है,
आर्टिकल दोस्तों 51A में किया गया है। 51A में दोस्तों आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। यानी मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और इसका जो उल्लेख है भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 22 नंबर सवाल है कि पीतल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, यानी कि पीतल में दोस्तों कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबा और दोस्तों जस्ता मिलाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पीतल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तांबा और जस्ता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जस्ता का संकेत क्या होता है दोस्तों, Zn होता है और तांबा का दोस्तों कॉपर Cu होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 23 नंबर है कि जल में पानी का बुलबुला जो है किसकी भांति काम करता है दोस्तों, तो ये अवतल लेंस की भांति काम करता है, ठीक है। यानी कि जल में जो पानी का बुलबुला होता है ये किसकी भांति काम करता है, तो दोस्तों अवतल लेंस की भांति काम करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 24 नंबर है कि नींबू में मुख्य रूप से कौन सा एसिड रहता है दोस्तों, तो साइट्रिक एसिड रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नींबू में कौन सा एसिड रहता है, साइट्रिक एसिड। सेव में दोस्तों, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक दोस्तों, मैलिक एसिड दोस्तों सेव में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। दही में दोस्तों याद रखिएगा, दही में खट्टे दूध में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चींटी के डंक में दोस्तों मेथोनोइक एसिड पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 25 नंबर सवाल है कि कील नहर, कौन सा नहर दोस्तों, कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है दोस्तों, तो बाल्टिक सागर को जोड़ती है और दोस्तों उत्तर सागर को जोड़ती है। कील नहर जो है दोस्तों किसको किसको जोड़ती है, तो बाल्टिक सागर को और उत्तर सागर को जोड़ती है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल सामने दोस्तों 26 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, यानी याद रखिएगा ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों ओम बिरला है। ओम बिरला दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है और संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल किसमें किया गया है, आर्टिकल 108 में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया, सॉरी दोस्तों आर्टिकल 108 में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर सवाल कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे दोस्तों, तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, किस भाषा में दिए थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे दोस्तों किस भाषा में दिए थे, भाषा पूछेगा दोस्तों तो वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं, सुनिएगा। देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ठीक है, इनका अगर जन्म की बात करते हैं, जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों याद रखिएगा, इनका मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनका देहांत हो गया था, ठीक है। इनका थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। इनका गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था कुंडलवन, बात करते हैं दोस्तों ये लुम्बिनी दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी दोस्तों कहाँ पड़ता है, वर्तमान नेपाल में पड़ता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि इनका अगर बात करेंगे, इनका एक बेटा था दोस्तों जिसका नाम था राहुल, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे दोस्तों। और 29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग की घटना है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था, ठीक है, वो बोध गया में दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिए दोस्तों बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में। तब दोस्तों जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब ये बुद्ध कहलाए, ठीक है। उससे पहले इनका क्या नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ, यानी कि बचपन का नाम इनका क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे कि गौतम बुद्ध सबसे पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे, श्रावस्ती दोस्तों, श्रावस्ती में दोस्तों सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, आपको ध्यान रखना है। देखिए श्रावस्ती दोस्तों सारनाथ दोनों कहां पड़ता है, यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। इनका दोस्तों देहांत जब हुआ था यानी कि 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो कहां हुआ था दोस्तों, कुशीनगर में हुआ था। कहां हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ये भी कहां पड़ता है दोस्तों, कुशीनगर, ये भी दोस्तों यूपी में ही पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों सवाल पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों 251 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है,
याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि चतुर्थ युद्ध जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर सवाल है कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल पर, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो तैमूर है दोस्तों, तैमूर, ठीक है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 29 नंबर है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? जो सैयद वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वो खिज्र खां थे। कौन थे? खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां थे दोस्तों। ये कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 30 नंबर सवाल है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए लखनऊ अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 31 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, 31 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, ठीक है, देश नायक किसने कहा था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों किसने कहा था? कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 1913 में दोस्तों इनको साहित्य के लिए यानी कि लिटरेचर के लिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों जन गण मन के रचयिता थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 32 नंबर सवाल है कि भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखिएगा। भोजन में लौह की मात्रा अगर कम हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग अगर भोजन करेंगे मेन रूप से कहिएगा कि हमारे शरीर में दोस्तों लोहे की कमी हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? तो एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि लोहा का संकेत क्या होता है दोस्तों? Fe होता है, ठीक है, Fe, इसका प्रोनाउंसिएशन कितना होता है? 26 होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा दोस्तों लोहा किस सब्जी में पाया जाता है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों पालक के पत्तों में पाया जाता है। पालक का सब्जी खाना है दोस्तों, इसमें लौ की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पालक का सेवन कीजिए। अगर किसी को एनीमिया रोग हो गया है दोस्तों तो पालक के सब्जी का उपयोग कीजिए खाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर सवाल है कि कोयना जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कोयना जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? ये मेन रूप से याद रखिएगा, ये कोयना नदी पर स्थित है। कोयना नदी ये मेन रूप से दोस्तों महाराष्ट्र में बहती है, कोयना नदी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सब सवाल पूछ रहा है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों कोयना जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है? कोयना नदी मेन रूप से कहाँ बहती है? ये महाराष्ट्र में ही बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 34 नंबर सवाल है कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 1862 में किया गया था, याद रखिएगा कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था वो 1862 ईस्वी को किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 35 नंबर सवाल, ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है, इसको देखिएगा। सबसे बात करेंगे 35 नंबर सवाल कि भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों? याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो 6 प्रकार के दोस्तों। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के दोस्तों मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों। देखिए पहले दोस्तों 7 मौलिक अधिकार था दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को हटाकर, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटाकर उसको अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो कितना है दोस्तों? तो 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। कौन कौन सा? सबसे पहले बात करेंगे कि समानता का अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। देखिए दोस्तों सवाल पूछेगा आपसे एग्जाम में, सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए कि समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है दोस्तों कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 23 से 24 तक, ठीक है। अगर आपके साथ कोई शोषण करता है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आपके साथ अगर कोई शोषण करता है उसको दोस्तों आप आवाज उठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, उसका विरोध कर सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 23-24 में दिया गया, किसमें दिया गया है? 23-24 में दिया गया है। अगला है दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। भारत क्या है दोस्तों? सेकुलर कंट्री है। भारत क्या है? सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। अगर आप हिंदू है दोस्तों तो इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, इस्लाम धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, ठीक है, यानी किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं भारत में, आपको, ठीक है दोस्तों, पूरा छुट्टा है, यानी कि पूरा खुला है दोस्तों। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 25 से दोस्तों अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। 25-28 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अगला दोस्तों सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों, ये अनुच्छेद याद रखिएगा,
ये अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका वर्णन किया गया है। किसका? तो सांस्कृतिक तथा शिक्षा का संबंधित अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। देखो 6 वर्ष से लेकर दोस्तों 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो मेन रूप से अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 29-30 में दिया गया। ठीक है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अगला दोस्तों लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये जो लास्ट है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या है? छठा है दोस्तों कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान का आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान का दोस्तों आत्मा जो कहा जाता है, संविधान का आत्मा, वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में। ठीक है, और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख किया गया है, ये भाग 4 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 51 तक दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, ठीक है दोस्तों, सर की उपाधि को दोस्तों नाइटहुड की उपाधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइटहुड की उपाधि बोलते हैं। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी सर की उपाधि लिखा रहेगा या फिर कभी कभी दोस्तों नाइटहुड की उपाधि भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। ठीक है, वही है दोस्तों, बात वही है, सर की उपाधि फिर नाइटहुड की उपाधि। ब्रिटिश सरकार को लौटा क्यों दिया था दोस्तों? ठीक है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों ब्रिटिश सरकार को दोस्तों सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? सवाल यहाँ ये है, तो इसलिए लौटा दिया दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जिसमें करीब हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसके वजह से दोस्तों महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर दोस्तों महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है ध्यान रखिएगा, केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। किनको? तो ब्रिटिशों को लौटा दिए थे, क्योंकि हमारा 1919 में दोस्तों हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसमें दोस्तों हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के गुलाम थे दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज खासकर भारत को लूट रहे थे, बहुत ज्यादा लूटा दोस्तों। ठीक है, भारत कहीं दोस्तों सोने की चिड़िया था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को क्यों लौटा दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला हत्याकांड, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अगला दोस्तों, अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए दोस्तों किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। यहां से सवाल ये भी बनता है कि हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 38 नंबर सवाल है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनका 1924 में इसका स्थापना हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो स्थापना हुआ था ये 1924 में दोस्तों, जिसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे, जिसका स्थापना 1924 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दोस्तों 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल कहा है आपके सामने कि क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे 1904 में। ठीक है, याद रखिएगा क्रांतिकारियों की जो गुप्त संस्था, देखिए क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था बनाया गया था खास करके किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम क्या था दोस्तों? अभिनव भारत था। इसका स्थापना मेन रूप से 1904 में किया गया था। ये मेन रूप से दोस्तों गुप्त संस्था था। गुप्त संस्था का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशों को पता भी नहीं था। ठीक है, एक जबरदस्त अभिनव भारत का निर्माण किया जा रहा था, किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में। अगला दोस्तों 40 नंबर सवाल है कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? देखिए भोपाल गैस कांड हुआ था दोस्तों, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। याद रखिएगा ये मेन रूप से कब हुआ था? 1984 में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, ये जो घटना हुई थी दोस्तों 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 41 नंबर सवाल है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो 1973 में किया गया था। याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था 1973 में शुरू किया गया दोस्तों। अच्छा, भारत में वन जीव अभ्यारण्य जो है, वन जीव संरक्षण जो है
दोस्तों कब शुरू किया गया था वन जीव संरक्षण? तो 1972 में किया गया था वन जीव संरक्षण दोस्तों 1972 में, ठीक है। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था 1973 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 42 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई दोस्तों भारत के स्वतंत्र पहले विदेश मंत्री थे, ठीक है, जॉन मथाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 43 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों? ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है दोस्तों। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बताए थे कि कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या है? तो कौटिल्य के पुस्तक नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र का जो जिक्र किया गया दोस्तों वो में दोस्तों राजनीतिक के बारे में बताया गया। किसके बारे में? राजनीतिक बारे में बताया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 44 नंबर सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों? तो आशा पूर्णा देवी है, ठीक है, जिनको दोस्तों 1976 को यानी कि 1976 को दोस्तों यानी कि आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1976 को दोस्तों आशा पूर्णा देवी को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 45 नंबर सवाल है कि WHO, WTO, ILO का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जिनेवा में है। जिनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी क्या होती है? इसकी जो राजधानी होती है याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है दोस्तों बर्न होता है। क्या होता है? बर्न, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा WHO का, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्या हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों WHO का स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। WTO दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 दोस्तों WTO का स्थापना हुआ था। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में दोस्तों ILO का स्थापना हुआ था। ये जो तीनों का मुख्यालय है WHO, WTO, ILO, इसका जो तीनों का मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 46 नंबर सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कम से कम दोस्तों आपका 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो आप दोस्तों क्या हो सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दोस्तों, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यपाल के लिए दोस्तों, राज्यपाल के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति के लिए, तीनों के लिए दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों कितना? 25 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री के लिए दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है। ग्राम पंचायत में दोस्तों मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे 47 नंबर सवाल। देखिए 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 47 नंबर सवाल है कि प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे दोस्तों? तो जनरल के करियप्पा। जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा दोस्तों कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे। कौन थे? प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 48 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है? 48 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन है दोस्तों? वो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है। इसका स्थापना दोस्तों 1920 में हुआ था। कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है दोस्तों इसका स्थापना 1920 में हुआ था। ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन है। अगला 49 नंबर है कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? इजराइल का जो स्थापना हुआ था ये 1948 में हुआ था। इजराइल दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी क्या होती है? जेरूसलम होता है। क्या होता है? इजराइल की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी होती है क्या होता है? जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा दोस्तों यहूदी यहाँ पाया जाता है, यहूदी, ठीक है। यहूदी दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ है? यहूदी जो लोग है
वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो इजराइल में ही पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 50 नंबर सवाल है कि भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला से 51 नंबर सवाल है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1556 में दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और 1761 को दोस्तों याद रखिएगा, 1761 दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर विजय हुआ था। ठीक है, यानी बाबर जीत गया था दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर जीत गए थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच? अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी दोस्तों कौन है, तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक है दोस्तों। ये इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन है? अंतिम शासक दोस्तों ये इब्राहिम लोदी है। अच्छा, लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी जो थे ये लोदी वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी दोस्तों। ठीक है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर से हार कर, ठीक है, बाबर ने दोस्तों 1526 में मुगल वंश का स्थापना किए थे। 1526 में दोस्तों मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल देखिएगा। ये दोस्तों 52 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, 52 नंबर सवाल कह रहा है कि पिंक सिटी जयपुर को किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो सवाई जयसी ने किया था। ठीक है, सवाई जयसी प्रताप ने दोस्तों, सवाई जयसी ने दोस्तों पिंक सिटी यानी जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी का नाम जाना जाता है। यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर। तो गुलाबी शहर को दोस्तों जयपुर को किसने बसाया था? तो सवाई जयसी ने बसाया था। ठीक है, अगला है 53 नंबर सवाल है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बताया था कि राजगिरी में हुआ था। ठीक है, राजगिरी में तो दोस्तों कब हुआ था ये पहली बौद्ध संगीति? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, दोस्तों ये राजगिरी में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व। अगर बात करते हैं दोस्तों कि पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, और तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 54 नंबर सवाल है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे दोस्तों? बाण भट्ट। याद रखिएगा, बाण भट्ट जो थे ये हर्षचरित पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, बाण भट्ट। अगला है 55 नंबर है कि सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार जो है दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, यानी सिंधु घाटी का विशाल जो स्नानागार है ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अच्छा, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों, ठीक है, मृतकों का टीला दोस्तों किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। याद रखिएगा। अगर बात हो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के दोस्तों सिंध प्रांत के लरकड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, ठीक है, सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है। लरकना, ठीक है, लरकना जिले में है दोस्तों कौन? मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला दोस्तों कहां से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला दोस्तों। ठीक है, नृत्य करते हुए दोस्तों कांस की जो मूर्ति मिली है, नृत्य करते हुए कांस की जो मूर्ति मिली है, यानी डांस करते हुए कांस की मूर्ति जो मिली है दोस्तों, ये कहां से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो दोस्तों ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो काल माना जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अगला 256 नंबर है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों?
ये दोस्तों असम में, ठीक है। डिगबोई जो तेल क्षेत्र है ये किस राज्य में है? असम। अच्छा, असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप, याद रखिएगा। असम का जो पुराना नाम है वो दोस्तों कामरूप है। क्या है? कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिए दोस्तों कि असम में दोस्तों सबसे बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 57 नंबर सवाल है कि दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में जो गिरती है दोस्तों? तो नर्मदा दोस्तों और ताप्ती नदी, ये दो नदी है दोस्तों, ठीक है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। किधर से बहती है दोस्तों? तो पूरब से वो दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों ये किस कहां जाके गिरती है? तो ये दोस्तों अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। यानी दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदी? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? नर्मदा नदी, तो याद रखिए ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। सबसे ज्यादा ये नदी कहां बहती है? किस राज्य में बहती है सबसे ज्यादा नदी? तो ये दोस्तों मेन रूप से मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। तो ये दोस्तों 58 नंबर सवाल का है आपके सामने, ठीक है। 58 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नजदीक स्थित है दोस्तों? यानी भारत का ऐसा कौन सा भाग है जो इंडोनेशिया देश के सबसे नजदीक में है दोस्तों? वह है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब आप भारत का मैप देखिए दोस्तों एकदम साइड में है दोस्तों अंडमान निकोबार, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है दोस्तों। अंडमान निकोबार दोस्तों क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य है दोस्तों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। आपको पता होगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया दोस्तों, श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। श्री विजयपुरम दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया दोस्तों अमित शाह के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अगर बात करते हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा इसकी जो राजधानी है दोस्तों जकार्ता है। क्या है? जकार्ता दोस्तों, ये इंडोनेशिया की राजधानी है। याद रखिएगा दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो समुद्र में डूबने वाला है दोस्तों, समुद्र में डूब जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसको दोस्तों, इसका जो राजधानी है इंडोनेशिया की राजधानी, देखिए दोस्तों इंडोनेशिया जो ऐसा देश है जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया क्या है? बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है जिसकी राजधानी जकार्ता होता है। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है वो इंडोनेशिया देश में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम पाया जाता है। अगर बात करते हैं कि इंडोनेशिया जो है दोस्तों इसकी राजधानी जकार्ता समुद्र में डूबने वाला है, जिसकी वजह से इसकी जो राजधानी है वो बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट करने वाला है दोस्तों। बोर्नियो द्वीप पर इसकी राजधानी शिफ्ट कर दिया जाएगा। किसका? तो दोस्तों इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगा? जकार्ता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है स्थित दोस्तों? आसियान का जो मुख्यालय स्थित है वो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में ही है। और आसियान का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, ASEAN दोस्तों, आसियान का जो स्थापना हुआ था ये 1967 को हुआ था। इसमें टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों? इसमें जो देश शामिल है टोटल दोस्तों 11 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 11 देश शामिल दोस्तों। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में ही स्थित है आसियान का मुख्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 59 नंबर है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ठीक है। तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये आपको ध्यान रखना है 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को दोस्तों ये योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग के जो देखिए योजना आयोग के दोस्तों जगह पर अभी वर्तमान में कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का। अगला दोस्तों 60 नंबर सवाल है कि भारत में 1 रुपया यानी भारत में 1 रुपया की करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? ये सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं, ठीक है, वित्त मंत्रालय सचिव के दोस्तों भारत में 1 रुपया की करेंसी नोटों पर इसके हस्ताक्षर होते हैं यानी कि सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 61 नंबर सवाल है कि मलयालम किस राज्य की भाषा है दोस्तों? तो ये केरल की है, ठीक है, मलयालम दोस्तों किस राज्य की भाषा है? केरल का है, ठीक है। अगला दोस्तों 62 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था दोस्तों? तो सूरत में किया था। याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया था वो कहां किया था? तो दोस्तों सूरत में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है
63 नंबर सवाल दोस्तों क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जो पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला 64 नंबर सवाल है कि संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। याद रखिएगा, देखिए संविधान सभा, अगर बात करते हैं कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, याद रखिएगा पहला जो बैठक हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। जो हम सवाल बता रहे हैं ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 64 नंबर सवाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है ये है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसी समय दोस्तों जिनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों क्या चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के पहले बैठक में। ठीक है, और पहला जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। देखिए संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था, याद रखिएगा ये जो दूसरा जो बैठक हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें दोस्तों सॉरी दोस्तों एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से बात करते हैं। देखिए फिर से समझिएगा, वो सब सारी भूल जाइए, फिर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान सभा ने अपना पहला अपना अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना था दोस्तों? तो यहाँ भी ये दोस्तों सही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था अस्थाई अध्यक्ष। कौन सा दोस्तों? अस्थाई अध्यक्ष। अगर बात करते हैं, देखिए पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो पहला बैठक के दौरान दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अस्थाई अध्यक्ष। फिर दोस्तों दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था, ठीक है, उसी में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल 65 नंबर सवाल है कि जल का अधिकतम जो घनत्व किस तापमान पर होता है दोस्तों? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखिएगा जल का जो अधिकतम घनत्व होता है किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला 66 नंबर है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वाट होता है। याद रखिएगा शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला 67 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों? ये हुआ था मुंबई में 1885 में हुआ था। याद रखिएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों, ठीक है, 1885 को किसका स्थापना हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ होम थे दोस्तों। ए ओ होम जो थे इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई 1885 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 68 नंबर सवाल दोस्तों क्या कह रहा है? 68 नंबर सवाल है कि आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। याद रखिएगा आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? 1942 में आजाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 69 नंबर सवाल देखिए। 69 नंबर सवाल का आपके सामने 69 नंबर सवाल है कि 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहां पर हुआ था? क्या देखो दोस्तों, सूरत में हुआ था। ठीक है, देखिए 1907 में कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था ये कहां पर हुआ था? सूरत अधिवेशन। देखिए सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? सबसे पहले बात करेंगे कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा दोस्तों, इसके जो अध्यक्षता किए थे वो दोस्तों रास बिहारी घोष ने किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष जो थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रास बिहारी घोष दोस्तों क्या किए थे? तो सूरत अधिवेशन 1907 में उसका अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, देखिए इसमें कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल पूछेगा कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये 1907 में, ठीक है, सूरत अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस, तो उसी में दोस्तों विभाजन हो गया था। तो सवाल यहां पूछेगा दोस्तों कि दोनों एकजुट कब हो गए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ, ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन ये 1916 में हुआ था। इसी में दोस्तों कांग्रेस एक हो गए थे, यानी कि देखिए उसमें जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो दो भागों में बढ़ गया था, एक नरम दल, एक दोस्तों गरम दल। ठीक है, और दोस्तों इसमें फिर जाके एक हो गए थे दोनों, यानी कि मिल गए थे, नरम दल गरम दल दोस्तों मिल गए थे। किस अधिवेशन में? तो 1916 के दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल देखिएगा, 70 नंबर सवाल है कि लोकसभा द्वारा परिधान विधेयक को
राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है दोस्तों? तो 14 दिन के भीतर लौटाना पड़ता है, ठीक है। लोकसभा द्वारा दोस्तों विधेयक को, ठीक है, विधेयक दोस्तों राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? तो 14 दिन के भीतर लौटाना होता है दोस्तों राज्यसभा का। दोस्तों याद रखिएगा, देखिए यहाँ से एक चीज देखिए दोस्तों, सरला सरला दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों संसद का जो उल्लेख किया गया 79 में किया गया दोस्तों, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का दोस्तों उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में, ठीक है। तो दोस्तों लोकसभा का जो उल्लेख किया गया याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में दोस्तों, राज्यसभा का उल्लेख 80 में और संसद का दोस्तों 79 में किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 71 नंबर सवाल है दोस्तों कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। देखिए दोस्तों संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया दोस्तों। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 112 में किया गया, याद रखिएगा अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? वो प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 73 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है दोस्तों? तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 75 के द्वारा, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वो भारत राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 75 के द्वारा करते हैं, यानी कि आर्टिकल 75 के द्वारा करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 74 नंबर सवाल है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था दोस्तों? तो जेम्स ए हिक्की ने शुरू किए थे, जिसका नाम क्या था दोस्तों? बंगाल गजट, ठीक है। यानी भारत में जो पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था उसका नाम क्या था दोस्तों? जेम्स ए हिक्की, ठीक है दोस्तों। तो उसका जेम्स ए हिक्की ने समाचार पत्र प्रकाशन शुरू किए थे दोस्तों, और समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 75 नंबर सवाल है कि भूकंप तरंगे किस में मापी जाती है दोस्तों? सिस्मोग्राफ में मापी जाती है, ठीक है। भूकंप तरंगे जो है मेन रूप से किसमें मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ में भूकंप तरंगे मापी जाती है, ठीक है। अगला है 76 नंबर है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये लियोन्स फ्रांस में स्थित है, ठीक है। लियोन्स फ्रांस में दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 70 नंबर सवाल है कि किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। यानी किसको संसद द्वारा, सवाल पढ़िएगा, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों, ठीक है, संसद द्वारा दोस्तों महाभियोग के जरिए, महाभियोग के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आर्टिकल दोस्तों 61 के अनुसार, याद रखिएगा अनुच्छेद, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 61 के अनुसार दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 61 के द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग के जरिए भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया है दोस्तों। महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 78 नंबर सवाल देखिएगा। 78 नंबर सवाल कहा है दोस्तों आपके सामने कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो दोस्तों लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य हटाते हैं। कौन हटाते हैं? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाता है। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला जो है वो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया है, आर्टिकल 81 में दोस्तों, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया दोस्तों। अच्छा, बात करते हैं कि लोकसभा को दोस्तों कौन सा सदन कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है, याद रखिएगा निम्न सदन दोस्तों, यानी कि लोकसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि राज्यसभा को दोस्तों, राज्यसभा क्या है? तो राज्य जो सभा है, राज्यसभा, ये दोस्तों उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? ये दोस्तों उच्च सदन है, याद रखिएगा उच्च सदन है दोस्तों राज्यसभा। याद रखिए दोस्तों राज्यसभा क्या है? ये उच्च सदन है। राज्यसभा दोस्तों ये अस्थाई सदन है, अस्थाई, क्या दोस्तों? ये अस्थाई सदन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि लोकसभा क्या है दोस्तों? ये अस्थाई सदन है, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई सदन है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों कि लोकसभा को दोस्तों क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा दोस्तों अस्थायी सदन है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है? अस्थाई है, यानी बैठ चुका है दोस्तों, जमा चुका है, ठीक है, ये किसी
जो कोई भी हिला नहीं सकता, किसको, राज्यसभा को। इसका जो उल्लेख किया गया है उच्च सदन, यानी कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 79 देखिए दोस्तों। 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं दोस्तों, तो 2 वर्ष में एक बार किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं, तो 2 वर्ष में एक बार दोस्तों इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 80 नंबर है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है दोस्तों, तो अनुच्छेद 72 के तहत। देखिए अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों फांसी की सजा सुनाया जा चुका है, यानी फांसी उसको दोस्तों पड़ने वाला है, तो राष्ट्रपति के पास उससे इतना पावर है कि दोस्तों उसको क्या कर सकता है, तो उसको दोस्तों फांसी की सजा को रुकवा सकता है। राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये पावर है, अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी कि सवाल है कि राष्ट्रपति को क्षमादान, यानी उसको क्षमा की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, क्षमा की जो शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 के तहत, यानी फांसी की सजा को भी रुकवा सकता है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल है दोस्तों कि विटामिन ए दोस्तों, विटामिन ए की अगर बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो रतौंधी होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। रेटिनॉल जो होता है दोस्तों ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या माना जाता है दोस्तों, गाजर, ठीक है। गाजर जो है ये विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। अगला 82 नंबर सवाल है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, याद रखिएगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल, याद रखिएगा, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने दोस्तों, ठीक है, जिनके याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 83 नंबर सवाल है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी। दोस्तों कवक का अध्ययन याद रखिएगा, कवक का अध्ययन, ठीक है, कवक का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, याद रखिएगा। कवक का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। माइकोलॉजी दोस्तों कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी। दोस्तों कोशिका का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 84 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 84 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। 84 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, यहां पे अभी सवाल डिस्कस किए थे कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों आर्टिकल 52 में किया गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 75 में किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 85 नंबर सवाल है कि शरीर में एनीमिया रोग जो होता है, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है दोस्तों, तो आयरन की कमी से। अगर शरीर में दोस्तों आपका लोहा का कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग, एनीमिया रोग दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आयरन का दोस्तों सबसे ज्यादा किस सब्जी में पाया जाता है, तो पालक के पत्तों में दोस्तों, पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 86 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हैदराबाद में, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है, हैदराबाद। अगर बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे है दोस्तों, ये मूसी नदी किनारे है, ठीक है, मूसी नदी किनारे दोस्तों हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों, चार मीनार, याद रखिएगा, चार मीनार जो है ये भी दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हुसैन सागर झील दोस्तों कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में है हुसैन सागर झील। अगला दोस्तों 87 नंबर सवाल है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था दोस्तों, ठीक है, तो वीडी सावरकर ने कहा था। यानी 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था वीडी सावरकर ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं 1857 के विद्रोह का दोस्तों उसमें कौन था दोस्तों, किसका शासनकाल था, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 88 नंबर सवाल देखते हैं। 88 नंबर सवाल दोस्तों फिर से वही सवाल है कि खून की कमी से, ठीक है, 3 बार दोस्तों सवाल रिपीट कर गया है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों,
एनीमिया रोग होता है। ठीक है, लगता है दोस्तों ये सवाल आने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसको आप लोग स्टार में लगा लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिएगा, 89 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 89 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिए 89 नंबर सवाल है कि स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण से क्या मापा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों रक्त दाब मापा जाता है। देखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर से नामक उपकरण से दोस्तों क्या मापा जाता है, तो रक्त दाब मापा जाता है दोस्तों, रक्त दाब। ठीक है, अच्छा रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। याद रखिएगा क्षारीय होता है, रक्त का पीएच मान 7.4। और दोस्तों 90 नंबर सवाल है कि यूनिसेफ जिसका स्थापना दोस्तों 1946 में हुआ था। याद रखिएगा यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। अच्छा न्यूयॉर्क दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, दोस्तों हडसन नदी के किनारे से। याद रखिएगा हडसन, ठीक है, हडसन नदी के किनारे से दोस्तों न्यूयॉर्क। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हडसन नदी दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ जाता है, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था। अगला दोस्तों 91 नंबर सवाल है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, वियना में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इसका स्थापना दोस्तों 1960 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना में। ओपेक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ये 1960 में हुआ था। वियना दोस्तों किसकी राजधानी है, दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे देख देते हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है दोस्तों ये क्या है, वियना है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का जो मुख्यालय है कहाँ है दोस्तों, ये वियना में है, जिसका स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 92 नंबर सवाल है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो सोयाबीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है, तो सोयाबीन होता है। अगला 93 नंबर सवाल है कि बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है दोस्तों वह किसका बना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, लाइट कट गया दोस्तों, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ और सवाल है दोस्तों, चलो अगला सवाल लेते हैं। 94 नंबर सवाल देखिए। 94 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है दोस्तों, तो काला दिखाई देता है। याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला। अगला 95 नंबर है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों, तो अशोक ने बनवाया था। याद रखिएगा सांची का स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों ये एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अगला 96 नंबर सवाल है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था दोस्तों, तो गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था 1675 में। ये दोस्तों 9वें सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जो थे दोस्तों ये 9वें सिख गुरु थे, जिनका दोस्तों वध किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 1707 में हुआ था, जिसको औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था, गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था दोस्तों, 1675 में करवाया था। ये 9वें सिख गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 97 नंबर सवाल है कि 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा, ठीक है, किसने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा ये महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था दोस्तों। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। याद रखिएगा 9 अगस्त दोस्तों 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जिसके करो मरो का नारा कौन दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों, मुंबई के वार्धा में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 98 नंबर सवाल है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरू कब हुआ था, तो ये 1920 में दोस्तों शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ये समाप्त कब हुआ था, 1922 में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 1922 में क्यों समाप्त किया गया था, क्योंकि दोस्तों चौरा चौरी जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चौरा चौरी घटना के बाद दोस्तों जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जिसके बाद दोस्तों गांधी जी नाराज होकर केसर ये हिंद की सॉरी दोस्तों नहीं बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, तो क्यों दोस्तों ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, इसलिए अगर स्थगित कर दिए थे क्योंकि चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसे दोस्तों नाराज होकर महात्मा गांधी ने, ठीक है, 1922 को दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। खास करके आपको ध्यान रखना है कि असहयोग जो आंदोलन है ये 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए चौरा चौरी घटना में दोस्तों 22 लोग मारे गए थे। कितने लोग, 22 लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 99 नंबर सवाल देखिए तो क्या कह रहा है। 99 नंबर सवाल आपके सामने है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों क्या है, ये गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों 100 नंबर सवाल दोस्तों। देखिए 100 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने
कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी दोस्तों? अकबर ने चलाया था। अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1542 में हुआ था। ठीक है, 1542 में दोस्तों अमरकोट में, ठीक है, अमरकोट में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा अकबर का। ठीक है, और मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। अकबर का शासनकाल कब से कब है दोस्तों? तो 1556 से लेकर दोस्तों 1605 तक, याद रखिएगा 1556 से तो 1605 तक अकबर का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 101 नंबर सवाल है कि कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो चोल राजवंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विजयालय। ठीक है, विजयालय दोस्तों चोल वंश के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए, कौन सी शक्ति के लिए? तो नौसैनिक शक्ति के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था, तो चोल राजवंश था। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन फॉर यू है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु का हत्या करवाया था? ठीक है, सवाल है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु का हत्या करवाया था दोस्तों? सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि किसने इसका हत्या करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आज पहला क्लास है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।